से 3 किलो। कितने शरीर भार पर? 100 किलो शरीर भार। उसके अलावा अतिरिक्त दाना देना था अपने को 1 किलो गाय को, संकर गाय या भैंस को 1.5 किलो दाना। उसके बाद में प्रोडक्शन राशन लिखा था कि गाय के अंदर 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो दाना देते हैं और भैंस के अंदर 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना। दाने के अंदर 2% खनिज लवण और 1% नमक सबके अंदर डालना हमारे को। उसके बाद में गैस्ट्रेशन राशन लिखा था अपन ने कि 6 माह से अधिक गर्भवती बछिया को 1 किलो दाना और भैंस की बछिया को 1.5 किलो दाना। वही 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक उसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद में नवजात बछड़े का पोषण पड़ा था। नवजात बछड़े के पोषण के अंदर कहा था कि शरीर भार का 10% कोलेस्ट्रॉल में खींच देते। ठीक है। शुरुआत के 3 सप्ताह तक 1/10% देंगे और उसके बाद के अंदर चतुर्थ सप्ताह के अंदर 1/15 और 5वें सप्ताह से 1/20 भाग देंगे। ठीक है। उसके बाद में मिल्क रिप्लेसर और काफ स्टार्टर पड़े थे। मिल्क रिप्लेसर सूखा हुआ पाउडर नुमा मिश्रण होता है जिसे गर्म दूध के साथ में 1:9 में घोलकर बछड़े को पिलाते हैं। प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है? 20 से 22%। काफ स्टार्टर की बात करते हैं तो 10 दिन से लेकर 4 माह की उम्र तक खिलाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% और टीडीएन 75 से 80%। ठीक है। उसके बाद के अंदर भेड़ बकरी का आहार लिखा था। भेड़ के आहार के अंदर लिखा था कि आहार में 10% प्रोटीन का होना आवश्यक है जिसके अंदर से सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स को होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भेड़ की उनके अंदर कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? 4% सल्फर। भेड़ बकरी के अंदर से इतना याद रखना, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जब न्यूट्रिशन शुरू करी थी उस टाइम पे मैंने कहा था कि अगर पशुओं को चारा खिला रहे हो तो उससे पशु को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है। उसकी जगह उसका पेट भरने का एहसास कराते हैं कि भाई पेट भर गया। हम चाहते हैं कि वो सूखा चारा जो आप पशुओं को खिला रहे हो वो सूखा चारा भी ऊर्जा को प्रदान करे। उसके लिए हम उस सूखे चारे की डाइजेस्टिबिलिटी या पाचकता बढ़ाने के लिए कुछ विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है। हेडिंग डालोगे सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की विधियां। 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 इसको सही करो स्क्रीन को पहले। ठीक है। अब देखो सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने के लिए हमारे पास में 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। सबसे पहले आती है भौतिक विधियां। दूसरे नंबर पे आती है रासायनिक विधियां। तीसरे नंबर पे आती है इन दोनों को मिलाकर भौतिक रासायनिक विधियां। और चौथे नंबर पे आती है जैविक विधियां। जैविक विधियों को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इनको फिजियोकेमिकल मेथड बोलते हैं। इनको केमिकल मेथड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड। पहले सुन लो। भौतिक विधियों की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर का उपयोग कर सकते हो। आप चाहो तो पानी के अंदर डुबो के भी रख सकते हो। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई सूखा चारा है, आप उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो सूखे चारों को चबाने के अंदर जोर ज्यादा आता है। आप उस सूखे चारों को रात भर भिगो के रखो। रात भर भिगो के रखने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगा और डाइजेस्टिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कौन सी विधि कहलाएगी? भौतिक विधि। अगर डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप किसी प्रकार का रसायन का उपयोग कर रहे हो, मान लो यूरिया से उपचारित कर दिया आपने, तो इसे क्या बोलेंगे? केमिकल मेथड। ठीक है। भौतिक रसायन के अंदर हम भौतिक और रसायन दोनों का उपयोग करेंगे और बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो नेचुरल रूप से कोई चीज पाई जा रही है उसका उपयोग करेंगे अपन। ठीक है ना। एक एक के बारे में पढ़ना है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक विधि। कौन सी विधियां? रासायनिक विधियां। लिखो इसके अंदर। सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की 4 विधियां प्रचलित हैं। सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की 4 विधियां प्रचलित हैं।
सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की 4 विधियां प्रचलित हैं। सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की 4 विधियां प्रचलित हैं। 4 विधियां प्रचलित हैं, नाम लिखो चारों का। नाम लिखो चारों का। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, फिजियोकेमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। और नंबर 1 लिखोगे फिजिकल मेथड। सबसे पहले लिखोगे फिजिकल मेथड या भौतिक विधियां। नंबर 1 फिजिकल मेथड या भौतिक विधियां। फिजिकल मेथड या भौतिक विधियां। ए नंबर पे लिखा है अपन ने फिजिकल मेथड, भौतिक विधियां। भौतिक विधियों के अंदर किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सबसे पहला नाम आता है सोकिंग। सोकिंग यानी कि पानी में भिगोना। क्या करोगे? जिस चारे को आप पशुओं को खिलाना चाहते हो उसको जस्ट शाम को पानी में भिगो के रख दो और दूसरे दिन सुबह उसको पशु को खिला दो। रात भर भीगे रहने की वजह से इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से पशु को डाइजेस्ट करने के अंदर आसानी रहेगी। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? सोकिंग। दूसरे नंबर आता है चॉपिंग। चॉपिंग इसको बोलते हैं कुट्टी करना। क्या करना? कुट्टी करना। तना है, पत्तियां हैं, अगर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? चॉपिंग। बड़े बड़े अगर टुकड़े होंगे, अगर साबुत डाल दिया जाए तो अगर पशु को खाना हो तो पत्तियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं या तना? पत्तियां। पत्तियां ज्यादा खाएगा, तना नहीं खाएगा वो। लेकिन अगर इसकी चॉपिंग कर दोगे तो वो पत्तियां और तना दोनों खाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव उसको अधिक मिलेंगे और साथ ही साथ बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के लिए जगह भी ज्यादा मिलेगी। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो बॉइलिंग। आप रात भर भिगो के नहीं रखना चाहते तो आप उसको पानी के अंदर उबाल सकते हो। पानी में उबालना। इसके अलावा अगर बात करते हैं चौथे नंबर पे तो आती है पैलेटिंग। इसको बोलते हैं गुटी का बनाना। बनाना। चारे को पीस लो और पीसने के बाद पैलेट्स बनाओ थोड़ी थोड़ी। सरस वाला बंटा देखा आपने? गोल कलर का आता है छोटे छोटे से टुकड़ों के अंदर, वैसे पैलेट्स बना लोगे जिसके कारण उसका इंप्रूव हो जाएगा। पांचवें नंबर पे अगर बात करते हैं इरेडिएशन, यानी कि विकिरण के द्वारा। हाई इंटेंसिटी यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं हम बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए।
हाई इंटेंसिटी अगर यूवी रेज का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो ये बेसिकली सेलुलोज के बीच के जो बंध होते हैं उन बंधों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इरेडिएशन। इसके अलावा स्टीम अंडर प्रेशर। प्रेशर, भाप से उपचारित करना। सेम वही कंसेप्ट है कि दाल को एक तो भगोने में उबालो और एक प्रेशर कुकर के अंदर उबालो। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जल्दी से इसके सेलुलोज के बॉन्ड टूट जाएंगे, जिसकी वजह से ये आसानी से पाचन हो जाएगा। और एक आता है एक्सप्लोडिंग। इसको बोलते हैं विस्फोट करना। एक्सप्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर रखा जाता है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया, तो प्रेशर कुकर के ऊपर एक लेवल से ज्यादा जब दाब उत्पन्न होता है पानी के द्वारा, तो उसके अंदर सीटी बजने लग जाती है। ठीक है, और वो उस प्रेशर को वापस से क्या कर देती है, कम कर देती है। एक्सप्लोडिंग के अंदर हम एक निश्चित लेवल तक प्रेशर को लेके जाते हैं और अचानक से उस प्रेशर को कम करते हैं, जिसकी वजह से धमाके जैसी, एक्सप्लोड होने जैसी आवाज आती है। इसलिए इस विधि को क्या नाम देते हैं, एक्सप्लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, डिटेल्स हमारे से कोई भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका, चार विधियों को नाम दिए जाएंगे, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी विधि फिजिकल मेथड नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सी केमिकल मेथड है। क्लियर है? नाम नाम इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? उतारो ऐसे कैसे। 8वें नंबर पे ग्राइंडिंग या पीसना भी लिखना। चारे को अगर पीस दोगे तो बैक्टीरिया के काम करने के लिए सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से किण्वन आसानी से हो जाएगा। इन 8 विधियों के अंदर कहीं पर भी केमिकल का उपयोग नहीं किया हमने। या तो किसी प्रेशर का उपयोग किया है, या ताप का उपयोग किया है, या फिर भाप का उपयोग किया है, या फिर पानी का उपयोग किया है। इसीलिए इनको फिजिकल मेथड्स बोलते हैं। फिजिकल मेथड बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे लिखोगे रासायनिक विधियां।
रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड। नाम से पता लग रहा है किसका उपयोग करेंगे? केमिकल्स का उपयोग करेंगे। मेजर मिनरल्स के नाम बताओ सर। मेजर मिनरल्स के नाम। सोडियम, सही बोलो सर दोबारा से। ना ना, पीछे पलटने की जरूरत नहीं है आपको। कितनी जल्दी पलटते हो तुम। क्या? गुट्टी का बनाना, पेलेटिंग। दाने को पीस, चारे को पीस लेते हैं पहले, और फिर पीस कर उसकी हाई प्रेशर से उसको एक छेद के अंदर से निकलते हैं, जिसके कारण गोल गोल गोलियां बन जाती है, लंबी लंबी। जैसे सरस का बंटा आता है, अगर कभी देखा हो तो आपने। उनको बोलते हैं पैलेट्स, गुट्टी का बनाना। सेकंड नंबर पे आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों के अंदर रसायनों का उपयोग करेंगे। कौन कौन से रसायनों का उपयोग कर सकते हैं वो सुन लो। ए नंबर पे है अम्ल से उपचारित करना। अम्ल से उपचारित करना, इसको बोलते हैं एसिड ट्रीटमेंट। दूसरे नंबर पे आता है क्षार से उपचारित करना। किससे उपचारित करना? क्षार से उपचारित करना, इसको बोलते हैं एल्कलाई ट्रीटमेंट। अम्ल की अगर बात करते हैं तो अम्ल के अंदर आप HCl का उपयोग कर सकते हो, H2SO4 का उपयोग कर सकते हो, और भी कोई एसिड जानते हो उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्षार से उपचारित करना। क्षार से उपचारित करने के लिए हमारे पास में पहला मेथड आता है जिसको बोलते हैं बेकमैन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकमैन प्रोसेस के अंतर्गत कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। रसायन का नाम है NaOH। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। बेकमैन प्रोसेस दो प्रकार का होता है, ड्राई मेथड और वेट मेथड। ड्राई का मतलब सूखा, वेट का मतलब गीला। दोनों के अंदर ही उपयोग किसका करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई मेथड के अंदर क्या करेंगे अपन? स्ट्रा लेंगे, तूड़ा, और उस तूड़े के ऊपर मिलाएंगे NaOH। क्या मिलाएंगे? कितना मिलाएंगे? 300 ग्राम NaOH 1 लीटर पानी के अंदर घोलकर छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। छिड़काव जो करना है वो हमारे को एक्स्ट्रा की लेयर्स के ऊपर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा ढेर लगा लिया और फिर ऊपर ऊपर से छिड़काव कर दिया, तो नीचे की तरफ तो जाएगा ही नहीं। 5-5 किलो की एक्स्ट्रा की लेयर्स बिछाएंगे और उसके ऊपर छिड़काव करेंगे, फिर एक्स्ट्रा की लेयर, फिर छिड़काव, फिर एक्स्ट्रा की लेयर, फिर छिड़काव। ठीक है। छिड़काव करने से हल्का सा गीला होगा, लेकिन बाद में सूख जाएगा ये, इसीलिए क्या नाम दिया है? ड्राई मेथड। वेट मेथड के अंदर एक्स्ट्रा को NaOH 15 से 30 ग्राम पर लीटर पानी में डुबो कर रखते हैं। कितने दिन तक? 1 से 2 दिन तक। ठीक है। तो पानी का टैंकर था हमारा,
जो पिछली बार सोकिंग किया था अपन ने फिजिकल मेथड के अंदर, उस पानी के टैंकर के अंदर हमने NaOH डाल दिया। 1 लीटर के अंदर कितना डाला? 15 से 30 ग्राम। और उसके अंदर क्या डाल दी? स्ट्रा। कितने दिन तक रखी? 1 से 2 दिन। इसके बाद के अंदर अतिरिक्त क्षार को धोकर निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा जो NaOH होगा इसको धोकर निकाल देते हैं। और जो एक्स्ट्रा बच गई उस एक्स्ट्रा को हम पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा तो नहीं कि 1-2 किलो एक्स्ट्रा के लिए करते हैं, टन के अंदर जाएगी एक्स्ट्रा। एक टैंकर बनाया हमने, टैंकर के अंदर पानी भर दिया, पानी के अंदर NaOH डाल दिया, NaOH डालने के बाद में इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दी। ठीक है। इसी के पास के अंदर एक रैंप बनाया अपन ने, सीधा ना रख के इस प्रकार से बनाया। 1-2 दिन बाद के अंदर इस एक्स्ट्रा को इसमें से निकालकर इस रैंप के ऊपर रख लिया। ढलान होने की वजह से जो भी लिक्विड पोर्शन होगा वो वापस से इसके अंदर आ जाएगा। इस एक्स्ट्रा को फिर हम एक साफ टैंक के अंदर डालेंगे, जो बिल्कुल साफ पानी वाला टैंक होगा, और उस साफ टैंक के अंदर से वापस प्लेटफॉर्म पे अंदर रखेंगे। और अब ये एक्स्ट्रा के अंदर से अतिरिक्त क्षार है वो पानी के अंदर घुल जाएगा और इस एक्स्ट्रा को पशुओं को खिलाने के काम में ले लेंगे। ठीक है। कैसे काम में लेते हैं NaOH का, ये मैंने बताया है आपको, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बेकमैन प्रोसेस में कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? NaOH का उपयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। बेकमैन प्रोसेस के बाद में सेकंड नंबर पे जो रसायन आता है वो आता है अमोनिया। क्या आता है? अमोनिया। अमोनिया की अगर बात करते हैं तो NH3 गैस फॉर्म के अंदर रहता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म के अंदर इसको प्राप्त करते हैं। एक्स्ट्रा को अमोनिया से उपचारित करता है, अमोनिया से उपचारित करते हैं और उसके बाद के अंदर पशुओं को खिलाते हैं, खिलाते हैं। ठीक है। एनपीएन पदार्थ पढ़े हैं अपन ने? पढ़े। एनपीएन पदार्थों के अंदर आपको याद हो तो यूरिया से क्रिया लिखवाई थी अपन ने, या एनपीएन पदार्थों से, कि माइक्रोबियल यूरियज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर वो रूमन के अंदर जाकर किसका उत्पादन करेगी? अमोनिया का। और वही अमोनिया कीटो एसिड्स के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगी? अमीनो एसिड्स का। और उन्हीं अमीनो एसिड से किसका निर्माण होगा? आपने डायरेक्ट अमोनिया दे दी, डायरेक्ट अमोनिया रूमन के अंदर जाएगी, रूमन के अंदर जाकर ये अमीनो एसिड्स का निर्माण करेगी कीटो एसिड्स के साथ मिलकर, जिसकी वजह से प्रोटीन का निर्माण होगा और वो ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है। लेकिन अमोनिया के साथ में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कभी कभी अमोनिया शर्करा के साथ मिलकर नाम आता है टॉक्सिक इमिडाजोल का निर्माण करती है, जिससे पशुओं में नाम है बीमारी का बोवाइन बैंकर्स। नाम क्या है? बोवाइन बैंकर्स रोग हो जाता है। ये रिस्क हो गया थोड़ा सा। बनेगा क्या? टॉक्सिक इमिडाजोल बनेगा, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी? बोवाइन बैंकर्स। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो गया हमारे लिए कि अगर अमोनिया ने अगर गलती से भी शर्करा के साथ बनाया टॉक्सिक इमिडाजोल, तो उस केस के अंदर पशु के अंदर बोवाइन बैंकर्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। इसलिए अमोनिया का भी काम लेते नहीं अपन। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास में आता है यूरिया उपचार। कौन सा उपचार? यूरिया उपचार। और इन सबको, इस टॉपिक को पढ़ने का रीजन यही है ताकि मैं आपको यूरिया उपचार बता सकूं, है ना। बाकी और कुछ नहीं पूछते, बैकमैन प्रोसेस में NaOH का नाम पढ़ लो और कुछ पढ़ लेना, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है वो इस यूरिया उपचार के अंदर से आता है। आपको बताइए कि सबसे ज्यादा एनपीएन पदार्थ जो काम में लेते हैं वो कौन सा है? काम में कैसे लेते हैं उसकी बात करते हैं। यूरिया उपचार की अगर बात करते हैं तो 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी के अंदर घोलकर 100 kg एक्स्ट्रा
या तूड़ा पर छिड़कते हैं? छिड़कते हैं। यूरिया कितनी लेनी है? कितने पानी में? और एक्स्ट्रा कितनी लेनी है? ये तो आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। एनडीआरए ने कहा 40 नहीं होता, 50 लीटर पानी होता है। कितना होता है? दोनों में से जो मिल जाए वो करके आ जाना। ठीक है। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है भाई, 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में, नहीं हो तो 50 कर लेना अपने का। और 100 किलो एक्स्ट्रा के ऊपर छिड़कते हैं। कैसे छिड़कते हैं वो सुनो। 100 किलो एक्स्ट्रा है, 5 किलो एक्स्ट्रा बिछा दी यहाँ पर। 5 किलो एक्स्ट्रा के ऊपर यूरिया का छिड़काव कर दिया। फिर 5 किलो एक्स्ट्रा बिछा दी। फिर इसके ऊपर यूरिया का छिड़काव कर दिया। फिर 5 किलो एक्स्ट्रा। फिर यूरिया का छिड़काव। ऐसे करते करते पूरी पूरी 100 किलो स्टाफ के ऊपर यूरिया का छिड़काव कर दिया। फिर इसको अच्छी तरीके से ढक के रख दिया, पॉलिथीन से बंद कर दिया। ना तो हवा अंदर आनी चाहिए, ना हवा बाहर जानी चाहिए। और इसको फिर हमारे को रखना है कम से कम 4 सप्ताह तक या 1 महीने तक। कितने टाइम तक रखना है? 4 सप्ताह या 1 महीने तक रखना है। उसके बाद के अंदर एक तरफ से पॉलिथीन को हटाना है, यूरिया उपचारित स्ट्रा को निकालना है जितनी आप पशु को खिलाना चाहते हो, और वापिस से इसको बंद कर देना है। ठीक है। लेकिन खास बात, एक बार अगर आपने ओपन कर दिया तो उसके बाद में फिर स्ट्रा को काम में लेना है हमारे को, यानी कि आप छोड़ दो, वरना फफूंद वगैरह लगने की संभावना बढ़ जाती है इसके अंदर। ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें होगा वही जो एनपीएन पदार्थों के साथ में हुआ था। यूरिया है, ये यूरिया रूमन के अंदर जाएगी और माइक्रोबियल यूरियज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर अमोनिया और CO2 के अंदर टूटेगी। अमोनिया वोलेटाइल फैटी एसिड और कीटो एसिड जो सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट से बने थे, उन कीटो एसिड्स के साथ में क्रिया करेगी, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स का निर्माण होगा, और उन अमीनो एसिड से किसका संश्लेषण होगा? प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ठीक है। आपको पता ही है कि एंजाइम कौन सा चाहिए? माइक्रोबियल यूरिया। और माइक्रोबियल यूरियज किससे मिलेगा? बैक्टीरिया से, माइक्रोब से मिलेगा। ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या उनके अंदर रूमन डेवलप होता है? नहीं होता। नहीं होता तो उस केस के अंदर हम 6 माह से छोटे बछड़े तथा मोनोगेस्ट्रिक एनिमल, मोनोगेस्ट्रिक जिनको आप एरुमंथी भी बोलते हो, पशुओं में काम में नहीं लेते, में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि छोटे बछड़ों के अंदर और मोनोगेस्ट्रिक एनिमल के अंदर सूक्ष्म जीव तो पाए नहीं जाएंगे। सूक्ष्म जीव पाए नहीं जाएंगे तो उस केस के अंदर माइक्रोबियल यूरियज नहीं मिलेगा। माइक्रोबियल यूरियज नहीं मिलेगा तो अमोनिया, यूरिया अमोनिया के अंदर और CO2 में टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो यूरिया प्योर फॉर्म के अंदर उसके आमाशय के अंदर पड़ा रहेगा, जिसके कारण यूरिया टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरिया टॉक्सिसिटी। और आप चाहते हो कि यूरिया टॉक्सिसिटी हो? आप तो चाहते थे कि सूखे चारे की पाचकता बढ़े। इस केस के अंदर 6 माह से छोटे जो बछड़े बछड़ियां होंगी और जो मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स होंगे, उनको ये यूरिया उपचारित एक्स्ट्रा काम में नहीं देते, कभी नहीं खिलानी हमारे को। ठीक है। बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? 5 किलो एक्स्ट्रा की परतें बनाकर यूरिया का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते हैं तथा उसे अच्छी तरह से ढककर ढककर रख देते हैं। 4 सप्ताह या 1 महीना पश्चात रूमिनेंट्स को, स्पेसिफिक है रूमिनेंट से, यूरिया उपचारित एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खिलानी चाहिए। यूरिया उपचारित एक्स्ट्रा खिलानी चाहिए। सिर्फ मोनोगेस्ट्रिक को खिलाओगे और किसी को नहीं खिलाओगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया उपचारित एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा को यूरिया से उपचारित करने के लिए कितना समय आवश्यक होता है? कितना समय? 4 सप्ताह या 1 महीने। मिनिमम अगर आप रखना चाहते हो तो मिनिमम कम से कम 3 सप्ताह तो हमारे को रखना है ना। लेकिन 4 सप्ताह नॉर्मल, जिसके अंदर सबसे बढ़िया उपचार हो जाता है।
उसके अंदर 4 सप्ताह बाद के अंदर आप इस स्ट्रा को निकालोगे और पशुओं को खिलाओगे। कई बार यूरिया की वजह से अंदर की तरफ भी अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है, इसलिए जब स्ट्रा को डायरेक्ट अगर खिलाओगे ना तो उस केस के अंदर पशु खाता नहीं, क्योंकि उसके अंदर से अमोनिया की स्मेल आती रहती है। तो वहां से जब यूरिया उपचारित स्ट्रा को निकाला तो थोड़ी देर उसको धूप में रख लो, जिसकी वजह से अमोनिया की गंध निकल जाएगी और फिर पशु उसको आसानी से खा लेगा। ठीक है। क्रियाविधि की अगर बात करते हैं तो क्रियाविधि वही है जो पहले पढ़ी है अपन ने। क्रियाविधि यूरिया था, ये यूरिया टूटा था माइक्रोबियल यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर। किसके अंदर? अमोनिया के अंदर और CO2 के अंदर। जो सेलुलोज था या कार्बोहाइड्रेट, ये टूटा था किसके अंदर? VFA प्लस कीटो एसिड के अंदर। और ये कीटो एसिड किसके साथ में जुड़ा था? अमोनिया प्लस कीटो एसिड। ये दोनों मिलकर निर्माण किसका करते हैं? अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। और इस अमीनो एसिड से किसका निर्माण होता है? और ये प्रोटीन फिर क्या देगी? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगी। ठीक है। अब अगर तुलना करें हम दोनों को, एक तो सामान्य स्ट्रा है और एक वो स्ट्रा जो यूरिया उपचारित करने के बाद में बनी है। दोनों की अगर तुलना करते हैं, यूरिया उपचार करने से स्ट्रा की DCP 3 गुना बढ़ जाती है तथा TDN 10 से 15% बढ़ जाता है। इनटेक, इनटेक का मतलब जितना चारा खा रहा था, इनटेक वो भी 30% बढ़ जाता है। वीट स्ट्रा की अगर बात करते हैं तो वीट स्ट्रा के अंदर हम 0% DCP मान के चलते हैं, है ना। एक लिखते हैं कि वीट स्ट्रा में कितनी DCP होती है? 0%। अगर आपने इसको यूरिया से उपचारित कर दिया तो DCP बढ़कर 3% तक हो जाएगी। ठीक है। यानी कि कितने गुना बढ़ गई? 3 गुना। TDN है वो TDM कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 10 से 12 गुना। ठीक है। जो नॉर्मल एक्स्ट्रा पशु 10 किलो खा रहा था वो अब उसको कितना खाएगा? 13 किलो। यानी कि कितने परसेंट इंटेक बढ़ जाएगा? 30% इंटेक बढ़ जाएगा। ठीक है। ये फायदा हो गया हमारे को। अब ये जब एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे पशु को तो आप क्या कर सकते हो उस केस के अंदर, कि जो बंटा हम पहले दे रहे थे, है ना, उस बंटे की मात्रा को तो क्या कर देंगे? कम। और इस यूरिया उपचारित मात्रा को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? कम। तो जो चारा पेट भरने का काम कर रहा था वही चारा अब ऊर्जा उत्पादन का काम भी करेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। कितने गुना तो DCP बढ़ती है, कितने परसेंट TDN बढ़ता है और कितने परसेंट इनटेक बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये वाली याद रखनी है, 4 सप्ताह या 1 महीने का टाइम हमारे को याद रखना है। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए, कम से कम समय, मिनिमम टाइम, वो रहेगा 3 सप्ताह का। कितना का? 3 सप्ताह का। किसको नहीं खिलाते हैं? 6 माह से छोटे बछड़े और नॉन नॉमिनेंट्स को नहीं खिलाते अपन। ये भी हमारे को याद रखना। दिक्कत यहां तक सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन आप भी गए घर के ऊपर, घर पे कहा कि मम्मी मम्मी, बोले क्या हुआ? बोले ये जो चारा खिला रही है ये तो पेट भरने का ही काम करती। ऐसा करते हैं हम, यूरिया उपचार करते हैं। क्या करते हैं? यूरिया उपचार। बोले कर ले बेटा, तू नया नया डॉक्टर बना है ना, कर ले। आप गए उधर से, खेत के अंदर यूरिया देने का कट्टा रखा हुआ था, यूरिया ले आए। सर ने बताया था 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में घोल के 100 किलो एक्स्ट्रा के ऊपर, सारा सब कुछ सेट करवा के ढक ढका के रख दिया। रखने के बाद के अंदर आगे खिलाने की बारी 1 महीने बाद में। सर ने कहा था 1 महीने, बोले नहीं अपने तो 1.25 महीने ही रख लो, कोई बात नहीं। रख लिया आपने। खिलाने की बारी आई, खिलाने की बारी आते ही जैसे ही गाय को खिलाया घंटे 2 घंटे बाद में उसमें सिम्टम्स आने लग गए विषाक्तता के। क्या आने लग गए? सिम्टम्स। अगर यूरिया विषाक्तता होती है, यूरिया विषाक्तता, यूरिया टॉक्सिसिटी, लक्षणों की अगर बात करते हैं
मुंह से लार का स्रावन, ट्रिमर्स आने लग जाएंगे, मांसपेशियों में संकुचन, अनैच्छिक संकुचन, आपकी इच्छा से नहीं होंगे, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द वगैरह भी होने लग जाएंगे। तो वही विषाक्तता वाले लक्षण जो सभी के अंदर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उस टाइम पे आप फोन करोगे मेरे को, बोले सर आपने बताया था 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में घोल के ऐसे ऐसे करते हैं, और 1 महीने बाद की जगह मैंने तो 100 महीने तक रखा है इसको, और फिर मैंने पशुओं को खिलाया तो मेरे पशु के अंदर विषाक्तता के लक्षण आ गए। बोले बताओ क्या करूं? फिर हम आपको बताएंगे उपचार। क्या बताएंगे? उपचार। उपचार की अगर बात करते हैं तो एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं हम दो चीजें। पहले नंबर पे काम में लेते हैं विनेगर या सिरका। क्या काम में लेते हैं? विनेगर या सिरका। और इसके अलावा काम में लेते हैं चिल्ड वाटर, अत्यधिक ठंडा पानी। ठंडा पानी, ध्यान रखना ठंडे पानी के अंदर और अत्यधिक ठंडे पानी में फर्क होता है ना? आप जो नॉर्मली वाटर कूलर का पानी पीते हो वो तो ठंडा होता है, लेकिन हाँ समझ गए, तुम होशियार हो तुम, है ना? ठीक है ना? देखो कितनी मुस्कुराहट आई है, वाह। ठीक है, देखो इधर, विनेगर या सिरके की अगर बात करते हैं तो ये काम में लेना है आपको 4 से 5 लीटर। कितना? और चिल्ड वाटर की अगर बात करते हैं तो ये 20 से 40 लीटर। और पशु को क्या करना है? नाल दो कुछ ही दो, तब जाके हमारा पशु ठीक होएगा। ठीक है, ये दे दिया आपने, पशु आपका नॉर्मल रह गया, फ्लूइड वगैरह भी दे दिया आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपको बताइए कि जब एसिडोसिस होता है तो उस केस के अंदर हम काम में लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा काम में लेते हो एसिडोसिस के केस के अंदर, ठीक है। लेकिन जब क्षारीय बढ़ जाती है, एल्कलोसिस केस होता है, तो उस केस के अंदर हम क्या काम में लेते हैं? विनेगर या सिरका। यूरिया को एल्कलाई ट्रीटमेंट में हमने लिखा क्षारीय उपचार, तो क्षार की मात्रा अगर बढ़ेगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एसिड देना पड़ेगा। और वो एसिड कौन सा रहेगा? विनेगर या सिरका। नॉर्मल परचूनी की दुकान में मिल जाता है अपने को, ठीक है ना? सेव का सिरका आता है या जामुन का सिरका आता है, कोई सा भी काम में ले लो। जो चाउमीन मोमोज वगैरह तुम खाते हो उन सब के अंदर मिलाते हैं ये सारे के सर, इसीलिए आपकी जीभ चटकारे मारती है। क्या खाया आपने? सिरका। ठीक है, ये सब कुछ कर लिया, गाय आपकी ठीक हो गई, मम्मी लठ लेके आ रही थी कि मम्मी रुक तो जा, मेरे को सर से बात तो कर लेने दे एक बार, उन्होंने तो कहा था। फिर आपने वापस से सर को फोन किया कि सर गाय तो ठीक हो गई है, मम्मी लठ लेके खड़ी हुई है, एक चीज बता दो मेरे को। बोले क्या? बोले मेरी गलती क्या थी, है ना? आपने ज्ञान दिया मेरे को, 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में घोल के, 40 की जगह मैंने तो टॉक्सिसिटी कम करने के लिए 50 लीटर में घोल लिया, और फिर सारा सब कुछ सही से ही किया। फिर क्या गलती हुई? फिर हमने कहा कि आपने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जो खेत में डालने वाला यूरिया था ना, वो यूरिया लेकर आए थे आप। फूड ग्रेड यूरिया अलग आता है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा आती है 45%। कितनी आती है? 45%। वो फूड ग्रेड यूरिया आपको काम में लेना था, ना कि खेतों में डालने वाला यूरिया काम में लेना था। तो गलती मत करना। फिर मम्मी से कह दिया आपने कि अब लठ मार ले, तो है ना कि जानकारी हो तो पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, फिर दिक्कत हो जाती है हमारे को। तो हमारे लिए इस सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूरिया उपचार। कौन सा उपचार? यूरिया उपचार। स्ट्रा को उपचारित करने के लिए 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में घोलकर 100 किलो स्ट्रा को उपचारित करते हैं। पूरा ढक के रखते हैं, ना कोई हवा अंदर आनी ना बाहर जानी। कितने टाइम तक रखेंगे? 4 सप्ताह या 1 महीने तक। और उसके बाद में किसको नहीं खिलाएंगे? 6 माह से छोटे बछड़ों को और नॉन रोमिनेंट्स को, अरुमंती पशुओं को नहीं खिलाएंगे। अगर इनको खिला दोगे तो क्या हो जाएगी? विषाक्तता हो जाएगी। और उस केस के अंदर भी आपको यही सब काम में लेने हैं, ठीक है। जिनको खिलाना है उनको खिलाने से क्या फायदा होगा? उनको खिलाने से फायदा ये होगा कि एक्स्ट्रा की डीसीपी 3 गुना बढ़ जाएगी, और टीडीएन के अंदर 10 से 15% की वृद्धि होगी। और ड्राई मैटर इंटेक होगा वो कितना बढ़ जाएगा? 30% बढ़ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा सिर्फ पेट भरने का काम कर रही थी, वो एक्स्ट्रा अब आपको क्या काम कर रही है? ऊर्जा उत्पादन का काम कर रही है, ठीक है। बुक्स में थोड़े अलग टाइप से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, उन्होंने कहा कि कुल शुष्क पदार्थ का कितना प्रतिशत यूरिया उपचार करता है?
यानी कि टोटल ड्राई मैटर का कितना प्रतिशत यूरिया काम में लेना चाहिए आपको? आंसर आएगा इसका 1%। कितना आएगा? चारे को उपचारित कर सकते हो तो दाने को भी तो उपचारित कर सकते हैं अपन चाहे तो। दाने का 1.5 से 2% यूरिया उपचार करता है। करता है। ये 1.5 से 2% अधिकतम कितना हो सकता है? ये हो सकता है 3% तक, है ना? 3% से अगर ज्यादा हो गया तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी हमारे अंदर। तो हम टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन लेके क्यों आए? हम पहले कम कर लेंगे भाई 1.5 से 2%। किसका? दाने का। अगर शुष्क पदार्थ की बात करें तो एक का। एक्स्ट्रा की अगर बात करते हैं, 1% यूरिया उपचार करता है। कितना प्रतिशत? 1%। चूंकि हम ये सूखे चारे की बात कर रहे हैं यानी एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो आपको याद क्या रखना है? सिर्फ 1% यूरिया। कितना प्रतिशत यूरिया? 1% यूरिया ही काम में लेना है। दिक्कत यहां तक? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। हाँ सर। वापिस से परसेंटेज बेस पे बात करते हैं भाई। टोटल ड्राई मैटर मान लो 10 किलो है ना? तो 10 किलो के अंदर कितना यूरिया आप मिला सकते हो? आप उसके अंदर मात्र 100 ग्राम यूरिया काम में ले सकते हो। 1%। ठीक है। अगर ये दाना है आपके पास में, आप 150 से 200 ग्राम काम में ले सकते हो। अधिकतम कितना है ये? 300 ग्राम। लेकिन 300 ग्राम के अंदर हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो हम रिस्क ना लेकर हम सेफ लिमिट के अंदर चलते हैं। और वो सेफ लिमिट कितनी है? 1.5 से 2। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा का कुल भार का 1% हम यूरिया का क्या करते हैं? उपचार करते हैं। ये परसेंटेज याद रखनी है। आपसे पूछी जाएगी सिर्फ एक्स्ट्रा की, इसलिए कितना याद रखोगे? 1% याद रखो। क्लियर? दिक्कत यहां तक है तो बताओ, बोले अभी तो लिखना शुरू करोगे फिर। यहां से कहां तक लिखा था? केमिकल। चलो। सर रोपिक है क्या? रोपिक क्या होता है? लिखो पहले तुम। बैकमैन प्रोसेस में NaOH का नाम याद रखना है हमारे को।
चलेंगे आगे। लिखो भाई, लिखो आराम से। अच्छा, तुम्हारी टीवी में कुछ अलग थोड़ी चलता है। चलता है। क्या दिख रहा है वहां पे? तो फिर हाँ कैसे कर रहा है तू? है। अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ना कि पीछे तुम्हारे को कोई और पढ़ा रहा है। क्या? लिखो चलो। इतना पसीना आ रहा है। हाथों पे आता है कहीं और भी आता है? हथेलियों पे? कुछ नहीं, रुमाल साथ रखा करो। सर आज न्यू बैच स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ सर, नोट के आगे कमी लिखा है या कभी? कौन से नोट के आगे? कभी कभी। कभी अमोनिया शर्करा के साथ मिलकर टॉक्सिक इमिडाजोल का निर्माण करती है, जिससे बोवाइन बैंकर्स बीमारी हो जाती है।
लिख लिया सबने? बातें नहीं सर? बोल बोल, मन में मत रखे, बोल। अपन ने क्या लिखा है? अपन ने क्या लिखा है? 10। 10। 10। उनके मानने से फर्क पड़ता है क्या? छोड़ दो, छोड़ छोड़ दो। ऐसे कह रहा हूं कि उन्होंने क्या माना उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि अपन ने क्या लिखा है, और अपन ने जो लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है ना? फालतू दिमाग नहीं लगाना। कंफ्यूज तुम हो क्यों रहे हो? नहीं 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 नहीं, विश्वास रखो मेरे ऊपर। बस, नहीं टाइम नहीं है ना इतना, वरना तो कर देते। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो। सर यूरिया उपचार में कौन सी फसल की स्ट्रा काम में लेते हैं? वीट स्ट्रा, गेहूं की स्ट्रा, गेहूं का तूड़ा काम में लेते हैं। देखो याद रखना एक चीज है ना, कि या तो मेरे ऊपर विश्वास रखो, और या फिर मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत रखो, आधा अधूरे काम मत करो तुम, है ना? तो जो कुछ लिखा है अपन ने वो बिल्कुल सही है। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि किसी किताब में क्या लिखा हुआ है, या फिर किसी और क्या बता रहा है, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप क्या है ना, सबसे पहले खुद को गलत मानते हो, है ना? और तुम खुद को गलत मानते हो, इसका मतलब मेरे को भी गलत मानते हो। सही है कि नहीं है? है ना? तो खुद को गलत मानना बंद करो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गलत को भी तुम कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के अंदर सही मान लो। रोमिनेंट्स में आमाशय के 4 भाग होते हैं, तुम 3 करके आ रहे हो कि नहीं सर हमारा सही है। मतलब जो सही है वो सही है, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे अपन। हे के अंदर कहेंगे हम नमी की मात्रा, वहां पे लिखेंगे परसेंटेज बेस पे 12 से 14, और वहां पर लिखाऊंगा अधिकतम 15%, वहां पर लिखाऊंगा मैं आप, है ना? तो करेंगे, आने दो आने दो आने दो आने दो, डटो तुम डटो। मैंने कहा ना, मेरा सब्जेक्ट होने के बाद में आपको ये लगता है कि ये टॉपिक रह गया तो मेरे को बताओ, है ना? तो ऐसी शिकायत होने नहीं दूंगा मैं आपको। लेकिन बात वही, विश्वास, है ना? रखा करो थोड़ा बहुत।
लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से। लेकिन तुम लिखते इतना हो, इतना तुम्हें लिखवाता ही नहीं। दो और दो, 4 3 7 लाइन लिखी है तुम, 15 मिनट हो गए तुम्हारे को लिखते। बातें करने लग जाते हो ना। जमा जमा के लिखते हो, अरे वाह, जमा जमा के। एग्जाम के अंदर जम मत जाना तुम। लिख लिया? ये बेसिकली अमीनो एसिड्स है ना, इनका अवशोषण हो गया इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से अवशोषण होने के बाद में प्रोटीन का निर्माण होगा, उससे पहले नहीं होगा इनके अंदर। नेक्स्ट लिखो। सर, यूरिया उपचार में मूंग की एक्स्ट्रा काम में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। लेग्यूमिनस एक्स्ट्रा काम में नहीं लेते जल्दी से, है ना। लेग्यूमिनस एक्स्ट्रा के अंदर पहले से डीसीपी होती है। डीसीपी में लिखना है यहाँ पर 5 से 7%, और टीडीएन के अंदर लिखोगे 45 से 50%। यूरिया उपचार करने के बाद इस तरह की जो डीसीपी है वो 5 से 7% हो जाती है, और टीडीएन 45 से 50% हो जाता है। लेकिन वृद्धि की अगर बात करें भाई, कितने गुना बढ़ती है? तो 3 गुना। और टीडीएन के अंदर 15 से 20, 10 से 15%।
इनटेक के साथ में लिखना ड्राई मैटर इनटेक। शुष्क पदार्थ की मात्रा जो ग्रहण की जाती है वो ड्राई मैटर इनटेक 30% बढ़ जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। आराम से लिखो, आराम से। लिख लिया? देखो इधर बाद में लिखना। एल्कलाई ट्रीटमेंट क्षार से उपचार के अंदर पहले लिखा अपन ने, पहले तो एसिड ट्रीटमेंट फिर एल्कलाई ट्रीटमेंट। एल्कलाई ट्रीटमेंट में बेकमैन प्रोसेस लिखा एनओएच के अंदर, फिर अमोनिया लिखा, फिर तीसरे नंबर पे यूरिया। चौथे नंबर पे कुछ साल्ट्स आते हैं, लवण। लवण जैसे कि NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, नमक, इसका भी उपयोग कर सकते हो। फिर कुछ गैस आती है जैसे क्लोरीन आ गई है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आ गई है। इसके बाद के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीकरण करती है, H2O2, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनका भी आप उपयोग कर सकते हो। लिखो, लिख लेना, ज्यादा ध्यान मत देना इसके ऊपर, नहीं पूछे जाएंगे। यूरिया उपचार याद रखना, बेकमैन प्रोसेस में NOH का नाम याद रखना, परसेंटेज याद रखनी, कितने समय तक रखते हैं, किसको खिलाते हैं, किसको नहीं खिलाते हैं, सब याद रखना है हमारे को।
लिख लिया? फिर से कह रहा हूं, यूरिया उपचार ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही है। यहां पर हमारे केमिकल मेथड होते हैं। केमिकल के बाद में कौन से आते हैं? फिजियो केमिकल। हेडिंग डालोगे भौतिक रासायनिक विधियां। भौतिक रासायनिक विधियां। देखो इधर एक बार, बैकमैन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो हम उपयोग लेते हैं एनओएच। किसका उपयोग करते हैं? उपचारित किसको करना है? स्ट्रा को। दो तरीके हैं आपके पास में स्ट्रा को उपचारित करने के। एक घोल बनाओ जिसमें 15 से 30 ग्राम एनओएच हो 1 लीटर के अंदर, और एक वो बनाओ जिसमें 300 ग्राम एनओएच हो 1 लीटर के अंदर। ठीक है? एक ही स्ट्रा को उपचारित करना, वही स्ट्रा है। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि स्ट्रा की अलग अलग परतें बनाओ और उसके ऊपर ये वाला छिड़क दो। क्या पूरा गीला होगा? नहीं। फिर स्ट्रा की परत, फिर छिड़क दो, फिर स्ट्रा की परत, फिर छिड़क दो। एक तरीका तो ये है। ठीक है? स्ट्रा गीली नहीं होगी, थोड़ी सी नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन वो मैनेजेबल है हमारे लिए। इस प्रोसेस को तो बोलते हैं ड्राई मेथड। कौन सा मेथड? ड्राई मेथड। दूसरा है 15 से 3 ग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन बना लिया टैंक के अंदर, भर दिया इसको पूरा इस सॉल्यूशन से। ठीक है? कंसंट्रेशन ये रखिए, कंसंट्रेशन कम रखिए, इसलिए गीला हमारे को ज्यादा करना पड़ेगा। इस स्ट्रा को ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। स्ट्रा को हमने इसके अंदर 1 से 2 दिन तक इसी के अंदर रहने दिया। ठीक है? 1 से 2 दिन बाद के अंदर स्ट्रा को हमने इस टैंक से निकाला और एक स्लाइडिंग पोजीशन के अंदर रख दिया यहाँ पर स्ट्रा को। तो जो एक्स्ट्रा एनओएच है वो वापस से इस टैंक के अंदर आ जाएगा। ठीक है? अब भी गीली है, यानी एनओएच लगा हुआ है। अब इस स्ट्रा को हमने एक दूसरा टैंक में डाला है जिसके अंदर साफ पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? साफ पानी। इसके अंदर डाल दिया इसको, तो जो एक्स्ट्रा एनओएच था वो इस पानी के अंदर घुल गया, और इस स्ट्रा को निकालकर हमने पशुओं को खिलाने के अंदर काम में ले लिया। ठीक है? इस वाले मेथड को हम बोलते हैं वेट मेथड, गीला तरीका, है ना? हमारे को इसकी जरूरत क्या थी वो सुनो। एक बार एनओएच के अंदर पानी को घोलना है, फिर दोबारा यहाँ पर पानी के अंदर घुलेगा। एनओएच एक बार आ गया इसके अंदर, तो इस पानी को दोबारा इस्तेमाल नहीं ले सकते। ठीक है? वापिस से इस टैंक को खाली करोगे, वापिस से साफ पानी डालोगे, तब वापिस से स्ट्रा जो उपचारित आएगी वो, यानी कि पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा काम में आता है, और पानी अपने पास में वैसे ही कम है, इसलिए हम इस मेथड का उपयोग नहीं करते। यहाँ पर 300 ग्राम एनओएच 1 लीटर के अंदर घोलना है, सिर्फ स्प्रे करना है आपको। कोई 1 से 2 दिन तक रखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा है? ड्राई मेथड। ठीक है? पानी की कमी ज्यादा है, इसलिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? ड्राई मेथड। और बोल। ठीक है? चलो, तीसरे नंबर पे बात करते हैं फिजियोकेमिकल मेथड की। फिजियोकेमिकल मेथड, इसको बोलते हैं भौतिक रासायनिक विधियां। विधियां, भौतिक रासायनिक विधियों की अगर बात करते हैं, स्ट्रा है, स्ट्रा को आपने कर दिया भाप से उपचारित। किससे? भाप से उपचारित कर लिया। और इस भाप से उपचारित करने के बाद में आपने इसको एनओएच से उपचारित किया या फिर यूरिया से उपचारित कर दिया। भाप अपने आप के अंदर कौन से मेथड में आई थी? फिजिकल मेथड के अंदर। और एनएच यूरिया किसके अंदर आया था? केमिकल के मेथड के अंदर। ठीक है? इसीलिए नाम क्या दिया इसको? फिजियोकेमिकल मेथड। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि ऐसे क्या क्या बनाता है, एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में आता है यूरिया, मोलासिस, मिनरल लिक्स। लिक का मतलब होता है चाटना, चाटने के लिए ईंट बनाई जाती है। ये बेसिकली एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित है। इसके अलावा यूरोमोल,
यूरिया और मोलासेस को मिलाकर बनाया जाता है। इसको बनाया है एनडीडीबी। कहां पर है? आनंद गुजरात के अंदर द्वारा विकसित। और इस यूरोमोल को बफेलो चॉकलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बफेलो चॉकलेट भी कहते हैं। खाते हो ना डेयरी मिल्क? तो भैंसों की डेयरी मिल्क कौन सी है? यूरोमोल। किसने विकसित किया? एनडीडीबी। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? कब स्थापना हुई? और एनडीआर का पूरा नाम? स्थापना कब हुई? 1900 1998 में। लठ लेके आना रे। 1923 के अंदर स्थापना हुई थी। 1955 में करनाल ट्रांसफर होकर नाम बदल दिया था। पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री नाम था इसका। ठीक है ना? पढ़ रहे हो आप एक्सटेंशन भी? लिखो। बिना बोले। कोई बात नहीं, गलत ही तो बोला है, नंबर थोड़ी काट लेंगे। बोलना जरूरी है। गलत बोलोगे तभी तो सही सीखोगे। यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक, यूएमएमबी। दोनों के अंदर यूरिया प्लस मोलासेस इनका उपयोग किया। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम एंडोनाइट वगैरह भी मिलाते हैं। संगठन लिखवा सकता हूं लेकिन लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपसे। मिनरल मिक्सचर का नाम सुना है? क्या होता है? पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे मिनरल्स का। सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? अच्छा, कैल्शियम भी पाया जाता है तो कौन सा कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज्यादा? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अस्थि में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कौन बोल रहा है कार्बोनेट?
मिनरल मिक्सचर में सर्वाधिक डाई कैल्शियम फॉस्फेट 55% पाया जाता है। सर रिपीट करना है इसको एक बार वापस से। रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसको पहले भाप से उपचारित कर लो, और भाप से उपचारित करने के बाद में फिर केमिकल से उपचारित कर लो, फिर उस एक्स्ट्रा को पशुओं को खिलाने के लिए काम में लो। भाप से उपचारित करना फिजिकल मेथड्स के अंदर आता है, एनओएच और यूरिया से उपचारित करना केमिकल मेथड्स में आता है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर कौन सा मेथड बोल देते हैं? फिजियो केमिकल मेथड। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक हो चाहे यूरियोमोल हो, इन दोनों के अंदर ही यूरिया प्लस मोलासिस का उपयोग किया जाता है, एक्स्ट्रा को पहले से उपचारित करते हैं अपन, इसलिए फिजिकल मेथड्स के अंदर लिखा है। दिक्कत यहां तक नहीं? चलो, ये कौन सा मेथड हो गया? लास्ट मेथड कौन सा है? लिखो बायोलॉजिकल मेथड। ये दोनों नाम जरूर याद रखना, किसने कहां कहां पे विकसित किया है ना? बाकी कोई नहीं पूछेगा, फिजिकल मेथड में स्टीम और केमिकल दोनों काम आते हैं। क्लियर? अरे हो गया क्या सर? तेरी वजह से रुक रहा था मैं। चौथे नंबर पे आते हैं बायोलॉजिकल मेथड। जैविक विधियां। बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास में मशरूम उगाना। मशरूम जानते हो? मशरूम उगाना। दूसरे नंबर पे आता है एक कोशिकीय प्रोटीन। एक कोशिकीय प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में नाम आता है, अगर पूछा जाए कवक, कवक का नाम है क्लोरेला। अगर पूछा जाए यीस्ट, नाम है सेकेरोमाइसिस। अगर आपसे पूछा जाए जीवाणु, नाम है मेथेनोमोनास। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में एंजाइम। लिग्नेज व सेल्यूलोज एंजाइम। ठीक है। एक्स्ट्रा की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा के अंदर ज्यादा क्या पाया गया था? सेल्यूलोज ही था। ठीक है, दाने के अंदर तो स्टार्च वगैरह तो दाने के साथ में चला गया। अब सेल्यूलोज के पाचन के लिए सेल्यूलोज एंजाइम होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है पेड़ पौधों के अंदर ही। ठीक है, और लिग्निन के पाचन के लिए लिग्नेज एंजाइम। अगर उस स्ट्रा के साथ में एक कोशिकीय प्रोटीन जैसे कवक, क्लोरेला, यीस्ट, सेक्रोमाइसिस और जीवाणु मेथेनोमोनास को मिला दोगे तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप मशरूम उगा देते हो उसके अंदर, मशरूम उगाने के लिए क्या करोगे? स्ट्रा जो होगी उसको पहले भाप से उपचारित करोगे, भाप से उपचारित करने के बाद में एक पॉलीथीन में पैक कर दोगे उसको, पॉलीथीन के अंदर छेद करोगे, छेद करने के बाद में मशरूम के बीज डालोगे, फिर उन छेदों के अंदर से मशरूम उग जाएगी। तो मशरूम को तो बाहर से काट लेंगे अपन, तो वो तो आपके खाने के काम में आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा जो बची है उस एक्स्ट्रा को हम पशुओं को खिलाने के काम में लेंगे। कहीं पर भी रसायनों का उपयोग नहीं किया, इसीलिए क्या कहा है? कोई नहीं पूछेगा, लिख लो ऐसे।
सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? यूरिया उपचार की सारी बातें याद रख लेना और बेकमैन प्रोसेस में एनएच को नाम याद रख लेना, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरलाइन करना एक कोशिकीय प्रोटीन को। वापस जरूरत पड़ेगी हमारे को जब हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड, वहां पर जरूरत पड़ेगी हमारे को इनकी। दिक्कत यहां तक? सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की विधियां यहां पर होती है ना? यूरिया उपचार याद रखोगे और बेकमैन प्रोसेस याद रखोगे। दिक्कत यहां तक? हेडिंग डालो, दानों का प्रसंस्करण। अरे प्रशिक्षण नहीं, प्रसंस्करण नया टॉपिक है। दानों का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स। दानों का प्रसंस्करण, ठीक है। पेड़ पौधों से दाना प्राप्त कर लिया अपन ने, पशुओं को खिलाना है। क्या साबुदाना खिलाते हैं? क्या करते हैं? पीस कर खिलाते हैं। तो पीसना बेसिकली क्या हो गया? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन। पीसने के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दानों को पीस तो लिया, पीसने के बाद में सारी रात भिगो के रखते हैं या उबाल कर खिलाते हैं, तो ये भी उसके बाद में क्या हो गया? प्रसंस्करण हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। दानों के प्रसंस्करण की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो आते हैं शुष्क तरीके, ड्राई मेथड। एक आते हैं गीले तरीके, वेट मेथड। नाम से पता लग रहा है, शुष्क मेथड्स के अंदर हम दानों के अंदर पानी का उपयोग नहीं करेंगे, ना ही भाप का उपयोग करेंगे, ठीक है। बाकी गीले तरीकों के अंदर या तो गीला कर सकते हो या भाप का उपयोग कर सकते हो। शुष्क तरीकों की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में पहला नाम आता है ग्राइंडिंग। क्या नाम आता है? जिसको आप पीसना बोलते हो। क्या बोलते हो? क्वेश्चन पूछा था कि दाने के प्रसंस्करण का कौन सा तरीका है जो भारत में सर्वाधिक काम में लिया जाता है? भारत में सर्वाधिक उपयोगी, उपयोगी। ग्राइंडिंग के अलावा अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है पफिंग या पॉपिंग। तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोनाइजिंग। चौथे नंबर पे आता है एक्सप्लोडिंग। पफिंग या पॉपिंग।
माइक्रोनाइजिंग। एक आता है एक्सप्लोडिंग। एक आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब समझो इसको, ग्राइंडिंग का मतलब तो पीसना होता है। पफिंग या पॉपिंग का मतलब होता है उसको फुलाना। जैसे मक्का का भुट्टा होता है ना, उसको अगर गर्म पे रखते हैं तो वो फूट जाता है, पॉपकॉर्न टाइप का बन जाता है। उसी प्रक्रिया को पफिंग या पॉपिंग बोलते हैं। माइक्रोनाइजिंग के अंदर दो तीन दानों को मिलाकर एक नया दाना तैयार किया जाता है। ठीक है। एक्सप्लोडिंग के अंदर विस्फोट करना, हाई प्रेशर पे दाने को रखेंगे और फिर अचानक से टेम्परेचर को प्रेशर को कम कर देंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है सेकना। जैसे धानी वगैरह खाते हो ना गर्मियों के अंदर, सिर्फ सेकते ही तो है, वैसा वाला। ठीक है। अब डिटेल हमारे से कोई नहीं पूछता, हमारे से सिर्फ इतना पूछा जाता है, चार तरीकों के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से दानों के प्रसंस्करण का शुष्क तरीका कौन सा है या गीला तरीका कौन सा है। ठीक है ना, डिटेल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उतारो। एक एक्सट्रूडिंग भी याद रखना। एक्सट्रूडिंग। ड्राई रोलिंग लिखना है यहाँ पर। नाम लिखो सारे सर।
पानी के अंदर भिगोना, ये स्टीम रोलिंग है। स्टीम प्रोसेसिंग, फ्लैकिंग, प्रेशर कुकिंग, एक्सप्लोडिंग, पैलेटिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक तरफ के याद रख लेना, है ना। ड्राई मेथड याद रख लेना, तो बाकी बचे हुए कौन से में आ जाएंगे, वेट मेथड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और याद रखोगे कि भारत में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है। इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही है। घर के अंदर भी दाने को पीस कर ही देते हैं, साबुदाना कभी भी नहीं देते, इसलिए सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। याद हो जाएंगे क्या नाम ये, कल याद करके आओगे, सबसे पूछेंगे। हेडिंग डालो। क्या, देखो सोकिंग का मतलब होता है पानी में भिगो के रखना। आपको बंटा जैसे सुबह डालना, आपने रात भर पानी के अंदर भिगो के रखा, तो वो सोकिंग कहलाएगा। स्टीम रोलिंग के अंदर भाप के रोलर्स होते हैं, जिनके अंदर से भाप निकलती रहती है, आप दाने को डालता है तो भाप के संपर्क में दाना आएगा। उसके बाद में स्टीम प्रोसेसिंग और फ्लैकिंग, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं दाने के अंदर, इसके अंतर्गत। प्रेशर कुकिंग आप जानते हो, प्रेशर कुकर की तरह पकाना। एक्सप्लोडिंग के अंदर पानी के साथ में दाने को डाला जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और अचानक से प्रेशर को कम किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोडिंग। पैलेटिंग के अंदर दाने के पहले गीला करेंगे, गीला करने के बाद में गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में हाई प्रेशर के साथ में एक छोटे छिद्र से निकालेंगे, जिसकी वजह से दाना गोल गोल निकलेगा, पैलेटिंग। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दाने का जो मॉइस्चर कंटेंट है, उस मॉइस्चर कंटेंट को वापस से दोबारा रीजनरेट किया जाएगा और उसको स्टेबल कंडीशन में लाया जाएगा, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं पुनः संगठन, यानी कि जो संगठन था दाने को, उसके साथ में दो तीन दाने मिलाकर उसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया आपने, है ना। तो डिटेल कोई नहीं पूछेगा, कितना दाब कितना प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन। तीन नाम इधर से दिए जाएंगे, एक नाम उधर से दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा प्रसंस्करण का गीला तरीका कौन सा है, उधर की तरफ वाला नाम, या कौन सा सूखा तरीका नहीं है वैसे वाला। तो नाम नाम पता होना चाहिए, गलती से पूछ ले तो बता देना बस, बाकी ऐसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेडिंग डालो, हानिकारक प्राकृतिक तत्व। हेडिंग डालोगे, हानिकारक प्राकृतिक तत्व, हानिकारक प्राकृतिक तत्व। हानिकारक प्राकृतिक तत्व, नाम से पता लग रहा है जो आपके लिए हानिकारक है, मतलब पशुओं के लिए हानिकारक है, और प्रकृति के अंदर मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आप तो क्या आंकड़ा चढ़ने जाओगे, रिजगा खा के थोड़ी आओगे, ऑफर आ जाएगा, ध्यान रखना, रिजगा खा लिया तो गलती से, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। नॉर्मल रूप से अगर पौधों की बात करते हैं, तो कच्चे रूप के अंदर अगर आप खाते हो, मान लो कभी मन कर जाए ऐसे ही, सिटी पार्क गए थे, घास दिख रही थी, थोड़ी सी चर लेते हैं यार, आप उसका पाचन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस घास के अंदर क्या है, सेलुलोज। ठीक है। लेकिन मेथी, गोभी, इनके पराठे अगर आप खाते हो, इनके अंदर भी तो होता ही है। ठीक है। वो आप कच्चे अगर खा रहे हो तो पाचन नहीं होगा, लेकिन आपने उपचारित किया इसको गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर या फिर हीट के साथ में, तो सेलुलोज के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आप इनका पाचन कर लेते हो। तो डायरेक्ट कभी भी घास चढ़ने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं मम्मी ने कहा मेथी तोड़ ला, बोलो मम्मी मेथी तो मैं ऐसे ही खाया था, नहीं, पाचन ही नहीं होगा उसका। और सेलुलोज के पाचन के लिए तो आपको पता ही है कि बैक्टीरिया चाहिए, और वो बैक्टीरिया आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। घोड़े के अंदर पाए गए हैं कहां पर, सीकम के अंदर। ठीक है। इनके अलावा अगर बात करते हैं तो जैसे सुबबुल होता है, सुबबुल के अंदर माइमोसिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसको अधिक मात्रा में खाने पर टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो वो माइमोसिन क्या हो गया उसके लिए, हानिकारक प्राकृतिक तत्व। कच्ची ज्वार खिलाने से साइनाइड विषाक्तता हो जाती है ना। कच्ची ज्वार में धुरिन नामक तत्व पाया जाता है,
जो धुरीन हो गया वो उसके लिए हानिकारक प्राकृतिक तत्व हो गए। तो बेसिकली ऐसे तत्व जो पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, पशुओं के अंदर कम या अधिक मात्रा में खाने पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करे, ऐसे पौधों को तो हम बोलते हैं प्लांट, टॉक्सिक प्लांट्स। और इनके अंदर इनका जो अध्ययन किया जाता है उसको करते हैं हम प्लांट टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। और इनके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फाइटोटॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं? फाइटोटॉक्सिन। डिफाइन हमारे से कोई नहीं पूछता, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी विषाक्त पदार्थ का नाम दिया जाएगा और पूछेगा किस में पाया जाता है, या फिर पौधे का नाम दिया जाएगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा पदार्थ इसमें पाया जाता है। सीधी बात, और कुछ नहीं। हेडिंग डाली है हानिकारक प्राकृतिक तत्व। बात करेंगे